हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सभी के सभी। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में शोषण को पढ़ लिया है, शोषण, उसके प्रकार और शोषण के चरण। आज हम बात करेंगे मानव शोषण तंत्र की। किसकी बात करेंगे? मानव शोषण तंत्र की। चलिए, मानव शोषण तंत्र। मानव शोषण तंत्र यानी मनुष्य में उपस्थित वे सभी अंग जो गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? वे सभी अंग जो गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। गैसों का विनिमय का मतलब वे सभी अंग, वे सभी अंग जो गैसों के विनिमय विनिमय में सहायता करते हैं। यानी वे सभी अंग जो गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। विनिमय से तात्पर्य क्या होता है? तो विनिमय से तात्पर्य होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज। यानी गैसों के विनिमय से तात्पर्य है एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? तो लेना और देना, यानी गैसों को अंदर लेना और गैसों को बाहर करना। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो आपका ये श्वसन होता है वो क्या हो, कैसा श्वसन होता है या कहाँ होता है, या वे सभी अंग जो गैसों के विनिमय में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। मनुष्य में जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। कहाँ होता है? मनुष्य का जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। मनुष्य में श्वसन कहाँ होता है? फेफड़ों में होता है। इसके कारण इसको हम फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। फुफ्फुसीय फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, मानव श्वसन तंत्र होता क्या है? तो वे सभी अंग जो गैसों के विनिमय में सहायता करते हैं। यह श्वसन होता कहाँ है? तो फेफड़ों में होता है। हमारे फेफड़े कितने होते हैं? तो फेफड़े दो होते हैं, एक दायां फेफड़ा और एक बायां फेफड़ा। क्योंकि इसको फुफ्फुसीय श्वसन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है? तो हमारे फेफड़े में होता है, और फेफड़े को हम फुसफुस भी बोलते हैं, जिसके कारण हम इस श्वसन को क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन। इसके बाद हम देखें, बात करें श्वसन की, तो श्वसन में बहुत सारे अंग हेल्प करते हैं। यानी श्वसन जो होता है वो किसी एक अंग में नहीं होता है, बल्कि वो पूरा के पूरे अंगों का एक समूह है जो क्या करते हैं? तो लगातार काम करते रहते हैं। अगर हम बात करें श्वसन की, तो हमारा जो श्वसन होता है वो शुरू कहाँ से होता है? तो आपको ये नाक दिख रही होगी, नाक के दो छेद दिख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? नासा छिद्र। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? तो हवा को क्या करते हैं? अंदर लेते हैं। यानी सबसे पहले जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसमें सबसे पहले अगर हम भाग की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? नासा छिद्र या नासा द्वार। अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, वो नाक के साथ साथ कभी कभी हम लोग मुंह से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। मतलब मुंह से भी तो हम लोग कभी कभी ऑक्सीजन सांस लेते हैं, लेकिन मुंह से सांस लेना क्या है? नुकसानदेह है। हमें मुंह से कभी भी सांस लेना नहीं चाहिए, नाक से हमें सांस लेना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कुत्ते को, जो कुत्ता होता है वो आप लोगों ने देखा वो मुंह खोल के सांस लेता है और उसकी आयु बहुत कम होती है। अगर हम भी मुंह से सांस लेना शुरू कर दे तो हमारी भी आयु क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। इसलिए हमें कैसे सांस लेना चाहिए? तो नाक से सांस लेना चाहिए। चलिए, हम बात करते हैं पूरे के पूरे आपके श्वसन तंत्र की। क्या होते हैं? श्वसन तंत्र की। अब ये जो है चित्र मैंने अच्छा तो नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही बनाया मैं प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। नासा द्वार क्या है? नासा द्वार। नासा द्वार का मतलब आपका जो नाक वाला ये हिस्सा होता है, यहाँ से दो दो छेद होते हैं ना, जिसके माध्यम से क्या होता है? तो यही जो छेद होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नासा द्वार। इसके अंदर जो एरिया होता है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं नासापथ। क्या बोलते हैं? नासापथ। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? म्यूकस। अब ये जो म्यूकस होता है वो किस काम में होता है? तो म्यूकस जो होता है वो क्या करता है?
तो जो भी हम लोग नाक में हानिकारक जीवों को ले लेते हैं या हानिकारक बैक्टीरिया जीवाणुओं को ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसको ये यहाँ चिपका लेता है, क्या करता है, और इसमें छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा आपकी नाक में छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी हानिकारक कीटाणु जीवाणु जो भी आपके हवा के माध्यम से चले जाते हैं, उनको यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, तो नष्ट कर दिया जाता है। आपका ये जो नासा द्वार है वो कहाँ खुलता है, तो ग्रसनी में खुलता है। कहाँ खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। अब ये ग्रसनी एक ऐसी जगह है जहाँ पे श्वास नली और ग्रास नली दोनों मिलती है, और दोनों मिलती हैं तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे एक पॉइंट होता है। तो एक समय पे हम लोग या तो सांस ले सकते हैं या खाना खा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग सांस ले सकते हैं या तो हम खाना खा सकते हैं। यानी एक ढक्कन ऐसा पाया जाता है, जो मैंने आपको पाचन तंत्र में बताया था, जो जिस चीज को करना रहता है वो क्या होता है, तो वो वहां पे ढक्कन को बंद कर देता है और दूसरे वाले को क्या कर देता है, खोल देता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कंठ, क्या होता है, कंठ। ये जो कंठ वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये ग्रसनी जो होती है वो कंठ में खुलती है, और ये कंठ जो होता है यहाँ पे वाक रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वाक रज्जु। और ये जो आपके वाक रज्जु होते हैं वो किस काम के होते हैं, तो जो भी चीजें हम यहाँ पे बोल रहे हैं वो वाक रज्जु की वजह से ही हम लोग बोल रहे हैं। यानी वाक रज्जु की वजह से भी हमारी आवाज निकल रही है। अगर ये वाक रज्जु हमारे नहीं होते तो क्या होता, तो हमारी आवाज नहीं निकलती। ठीक है, इसके बाद हम जब देखते हैं तो आगे हमारा आ जाता है क्या, श्वास नली। क्या आ जाती है, श्वास नली। अब ये जो श्वास नली होती है, इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले, ऐसे करके सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। अगर ये छल्ले नहीं होंगे तो हमारी जो श्वास नली होगी वो क्या हो जाएगी, तो आपस में चिपक जाएगी, यानी ऐसे चिपक जाएगी। यानी ऑक्सीजन या हवा गई तो फैलेगी, और जो ही हवा उधर जाके और हमने सांस लेना थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ी देर कुछ सेकंड के लिए रोका, तो वो क्या आगे आगे आपस में आके चिपक जाएगी। तो ये जो होते हैं इसको चिपकने से क्या करते हैं, बचाते हैं। यानी श्वास नली में सी आकार के छल्ले होते हैं, सी आकार के, सी आकार के, सी आकार के छल्ले होते हैं, जो किस चीज के बने होते हैं, तो उपास्थि के बने होते हैं। अब उपास्थि क्या होती है, तो उपास्थि का मतलब होती है एक ऐसी हड्डी, जैसे ये है ना, कठोर होने के साथ साथ क्या होता है, तो लचीली होती है। यानी ये कठोर होने के साथ साथ क्या होती है, लचीली होती है, उपास्थि। इसके बाद जब हम नीचे चलेंगे तो आपकी श्वास नली है वो दो भागों में बढ़ जाती है। ये देखिए, यहाँ से ये वाला एरिया और यहाँ से ये वाला एरिया, यानी एक दाएं वाले फेफड़े में चली जाती है और एक बाएं वाले फेफड़े में चली जाती है। तो हम इसको बोलते हैं दाई श्वसनी, और इस वाली को बोलते हैं बाई श्वसनी। यानी जो आपकी श्वास नली है वो कितने भागों में जाके बढ़ जाती है, तो दो भागों में, जो एक होती है दाई श्वसनी और एक होती है बाई श्वसनी। ठीक है, इसके बाद जब हम और अंदर चलते हैं तो उस जो आपकी ये श्वसनियां है वो छोटी 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 श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं। क्या हो जाती है, तो छोटी 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 क्या बढ़ जाती है, श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है। अब ये जो श्वसनिकाएं होती हैं वो क्या काम करती हैं, तो वायु को जो आपकी श्वसनी है वो क्या करती है, वायु को श्वसनिकाओं में भेजती है। श्वसनी जो होती है बहुत छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, जिसका हम नाम क्या रखते हैं, श्वसनिका। जब आपकी ये जो श्वसनिका होती है उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं फेफड़े में, तो वहां पे ये आपको अंगूर के छल्ले सॉरी अंगूर के गुच्छे जैसी छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जिनका नाम हम रखते हैं कूपिका। क्या नाम रखते हैं, कूपिका। और ये जो आपकी कूपिका है, क्या है, आपकी ये जो कूपिका है, यहाँ पे ही गैसों का आदान और प्रदान होता है। यानी जो आपकी ये कूपिका है वहां पे क्या होता है, तो गैसों का आदान एवं प्रदान होता है। ठीक है, तो ये था हमारा मानव श्वसन तंत्र, ये था इसका डायग्राम। अब देखिए, जो आपका ये श्वसन होता है उसको हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में, दो भागों में। पहला श्वसन मार्ग, सॉरी श्वसन मार्ग, और जो दूसरा वाला होता है वो क्या होता है, तो फेफड़ा होता है। क्या होता है, फेफड़ा होता है। अब देखिए, श्वसन मार्ग का मतलब हम लोग बात करते हैं नासा मार्ग से लेके कहाँ तक, तो श्वास नली तक। यानी यहाँ तक क्या होता है आपका, यहाँ तक श्वास नली तक, यहाँ से लेके ये वाला पूरा का पूरा एरिया क्या होता है, तो नासा मार्ग होता है। यानी नासा द्वार टू श्वास नली, श्वास नली नहीं श्वसनी कह सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ से फेफड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि जो भी ये यहाँ पे हमारे अंग है इनको हम कैसे इनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, तो जो आपके ये सारे के सारे अंग होते हैं, कैसे कैसे हवा
या हम सांस श्वसन गैस को अंदर ले जाते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं, क्या क्या प्रक्रिया है उसको हम समझते हैं। पहला होता है नासाद्वार। सबसे पहले क्या आता है? नासाद्वार। नासाद्वार का मतलब ये नाक के दो छेद आपको दिखाई दे रहे होंगे, नाक की ये और ये, इसको हम बोलते हैं नासाद्वार। तो कितने हमारे शरीर में होते हैं नासाद्वार? एक जोड़ी यानी दो होते हैं। ये जो नासा जोड़ी सॉरी नासाद्वार होता है वो नासापट में जाके क्या होता है? खुलता है। क्या होता है? नासापट में जाके खुलता है। और वायु जो होती है वो हमारे शरीर में इसी के माध्यम से क्या करती है? प्रवेश करती है। यानी हम कह सकते हैं कि श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या है? नासाद्वार। यानी ऑक्सीजन हो या चाहे जितनी भी हम वायु लेते हैं वो कहाँ कहाँ से अंदर जाती है? तो नासाद्वार से। उसके बाद आता है नासापथ। क्या आता है? नासापथ। अब ये जो नासापथ होता है वो क्या होता है? तो नासाद्वार के बाद वाला भाग होता है, यानी नाक के अंदर का हिस्सा होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं? नासावेश, श्लेष्मा झिल्ली, रोम। क्या पाए जाते हैं? नासावेश, श्लेष्मा झिल्ली और रोम पाए जाते, जो क्या करते हैं? तो जितने भी हानिकारक जीवाणु, कीटाणु, धूल के कण, सारी की सारी चीजें हमारे शरीर नाक में पहुंच जाती है, वायु के माध्यम से हानिकारक चीजें पहुंच जाती है, जो इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, उनको क्या किया जाता है? तो यहीं पे रोक लिया जाता है। यानी यह रोमों में अटक जाते हैं, कभी कभी श्लेष्मा में चिपक जाते हैं, यानी इन सभी चीजों की वजह से क्या कर लिया जाता है? तो इन सबको यहीं रोक लिया जाता है, जिससे कि जो हानिकारक चीजें हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा ना सके। ठीक है। इसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी को मैंने आपके पाचन तंत्र में भी बताया था कि ग्रसनी एक ऐसा हिस्सा है जहां पे श्वास नली और ग्रास नली के बीच का एक ढक्कन टाइप का होता है, जो क्या करता है? तो एक टाइम पे जिसका उपयोग रहता है उसको तो खोल देता है, बाकी दूसरी वाली को क्या कर देता है? बंद कर देता है। अगर श्वास नली और ग्रास नली दोनों एक टाइम पे खोल दिया जाए इसके द्वारा, तो क्या होगा कि हमको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल जाती है। जैसे मैंने आपको पाचन में ये बताया था कि अगर हम कभी खाना खाते टाइम पे अचानक से सांस ले लेते हैं तो हमें भोजन जो होता है हम लोग को यहाँ पे सरक जाता है या अटकने लगता है, जिसकी वजह से हम जब खांसने लगते हैं और जब खांसते हैं तो जो हमारा भोजन होता है वो क्या होता है? तो नाक के माध्यम से भी कभी कभी आ जाता है। क्या आपने सोचा है कि खा तो हम मुंह से रहे हैं लेकिन वो नाक से बाहर क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे श्वास नली और ग्रास नली जो होती है वो आपस में क्या होती है? मिलती है। अभी देखिए जो नासापथ यही खुलता है, यानी नासापथ जो है वो कहाँ जाके खुलता है? तो ग्रसनी में खुलता है। और ग्रसनी कहाँ जाके खुलेगी? कंठ में। अब ये जो कंठ होता है वो यहाँ पे होता है, देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है ये कंठ का होता है। देखिए अब जब बोलेंगे तो ऐसे टच करिए, बोलेंगे तो यहाँ टक टक या लगेगा कि यहाँ पे कुछ आवाज हो रही है। कंठ जो होता है उसको हम स्वर यंत्र भी बोलते हैं। अब स्वर यंत्र क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि जो भी हम लोग बक 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 कर रहे हैं पर डे, प्रतिदिन कितना भी बक 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 कर रहे हैं, वो सारा किसकी वजह से हो रहा है? तो इसी की वजह से होता है, कंठ की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वर यंत्र। इसमें क्या पाया जाता है? तो चार उपस्थियां पाई जाती है। उपस्थियां का मतलब वही कार्टिलेज, ऐसी हड्डी है जो कठोर होती है लेकिन लचीली होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उपस्थि बोलते हैं। वाक रज्जु, वाक रज्जु यानी बोलने वाली रज्जु, यानी बोलने वाली हड्डियां कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ किसमें? तो कंठ में पाई जाती है। इसके बाद जो कंठ होता है वो कहाँ खुलेगा? श्वास नली में। कहाँ खुलेगा? श्वास नली। श्वास नली यहाँ से शुरू होती है और आपके फेफड़े तक क्या होती है? जाती है। तो जो श्वास नली होती है वो एक पतली लंबी नलिका है। क्या है? पतली पाइप के जैसी क्या है? लंबी नलिका है। कैसी लंबी नलिका है? तो पाइप की जैसी लंबी नलिका है। इसमें सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। क्या होते हैं? सी आकार के उपास्थि के बने छल्ले पाए जाते हैं इस टाइप के। अगर ये नहीं पाए जाएंगे तो आपकी जो श्वास नली हो जाएगी वो आपस में चिपक जाएगी, जिससे हमारा काम तमाम हो जाएगा और हम मर जाएंगे। ठीक है। अब ये जो आपकी श्वास नली होती है वो क्या होती है? तो श्वसनियों, दो श्वसनियों में बढ़ जाती है। कितने श्वसनियों में? दो। आपके फेफड़े कितने होते हैं? दो। अगर आपके फेफड़े जब दो होते हैं तो जो आपकी श्वसनियां होती है वो कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में। एक होती है दाई और दूसरी वाली बाई श्वसनी। क्या होती है? दाई और बाई श्वसनी। ये था हमारा नासा मार्ग या नासा द्वार या श्वसन मार्ग। क्या था? श्वसन मार्ग, जिसमें क्या क्या आता है? तो नासा द्वार आता है, उसके बाद नासापथ आता है, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली और उसके बाद श्वसनी। अब इसके बारे में बाद हम पढ़ेंगे फेफड़े के बारे में। किसके बारे में? फेफड़े के बारे में। जो आपका फेफड़ा होता है वही वहीं पे हमारा क्या होता है? तो श्वसन होता है। और ये जो फेफड़ा होता है, चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने श्वसन मार्ग को डिस्कस कर लिया था। इसके बाद बचता है हमारा फेफड़ा, जो कि हमारे श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग है। अब देखिए हमारे शरीर में वक्ष गुहा, वक्ष गुहा का मतलब होता है यहाँ, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये इसके ऊपर ये हड्डियों वाला जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वक्ष गुहा।
यह जो वक्ष गुहा होता है उसमें कितने फेफड़े हमारे पाए जाते हैं, तो 2 फेफड़े पाए जाते हैं। कितने फेफड़े, 2 फेफड़े। जो दाएं स्थित है उसको दायां फेफड़ा, जो बाएं स्थित है उसको बायां फेफड़ा। यानी जो इस हाथ की तरफ है इधर वाले को, इसको क्या बोलेंगे, दायां फेफड़ा, और इसको क्या बोलेंगे, बायां फेफड़ा। यानी मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े पाए जाते हैं, तो 2 फेफड़े पाए जाते हैं। अब देखिए, यह है श्वसनी। अब हम लोगों ने अभी बात की थी कि जो आपकी श्वास नली है वो 2 श्वसनी में बढ़ जाती है। कितनी श्वसनी में, 2 श्वसनी में। यानी जो दाएं फेफड़े में जाएगी उसको दाईं श्वसनी, और जो बाएं फेफड़े में जाएगी उसको बाईं श्वसनी बोलते हैं। उसके बाद जो ये आपकी श्वसनियां है वो छोटी 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 बहुत सारी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती हैं। किसमें बढ़ जाती हैं, तो जो आपकी ये श्वसनी है वो भी जाके अंदर बहुत सारी छोटी 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 पतली पतली संरचनाओं में बढ़ जाती है, जिसका हम क्या नाम रखते हैं, श्वसनिका। अब ये जो आपकी श्वसनिका है वहां तक नहीं रुकती है चीजें, वहां से भी वो बहुत छोटे 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 भागों में बटेंगी। क्या होंगी, तो छोटे 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 भागों में बटेंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कूपिका वाहिनी। क्या बोलते हैं हम इसको, कूपिका वाहिनी। क्या बोलते हैं, कूपिका वाहिनी। यानी श्वसनी किस में बट गई, आपकी श्वसनिका में। आपकी ये श्वसनिका किस में बट गई, कूपिका में। और ये जो कूपिकाएं होती है वो थैलीनुमा संरचनाओं में बढ़ जाती है। कूपिका वाहिनी, सॉरी, जो आपकी एक कूपिका वाहिनी होती है वो किसमें बढ़ जाती है, तो थैलीनुमा। थैलीनुमा में बैग के जैसे संरचनाएं होती हैं, बैग के जैसे, जिसमें क्या होता है, तो वायु कोष होता है। क्या होता है, वायु कोष होता है। और आपका यहीं पे गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कूपिका कूपिका या वायु कोष में, वायु कोष में क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी यही वह स्थान है जहां पे क्या होता है, तो गैसों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ये था हमारा फेफड़ा। वक्ष गुहा में कितने फेफड़े होते हैं, तो 2 होते हैं, दाएं और बायां फेफड़ा। श्वसनी जो आई थी 2 भागों में बटी थी, दाई श्वसनी बाई श्वसनी, वो किसमें बढ़ जाती है, अंदर अंदर जाके श्वसनिका में। श्वसनिकाएं किसमें जाके बढ़ जाती है, तो कूपिका वाहिनी में। और कूपिका वाहिनी जो बटती नहीं है वहां पे जाके गोल 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 अंगूर के गुच्छे के जैसी संरचनाएं होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, वायुकोष या कूपिका। और यहीं पे क्या होता है, तो आपका इंटरचेंज होता है गैसों का। यानी यहीं पे आपकी धमनियां और शिराएं भी इसी से आके जुड़ी रहती हैं, जो क्या करती हैं, तो ब्लड को लेने। अब धमनी और शिरा जो होगा वो हम पढ़ेंगे परिवहन में। किसमें पढ़ेंगे, परिवहन में। इसके बाद बस थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, उसको हम बात कर लेते हैं। चलिए, अब देखिए, यह जो होगा टॉपिक, यह मानव श्वसन तंत्र का अंतिम टॉपिक होगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि कोशिकीय श्वसन को हम वायवीय और अवायवीय 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन श्वसन को हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था, एक कोशिकीय श्वसन और दूसरा था श्वासोच्छ्वास। तो आज अब हम बात करें किसकी, श्वासोच्छ्वास की। अब ये श्वासोच्छ्वास क्या होता है, तो श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है वायु को अंदर लेना और छोड़ना। श्वसन में क्या हो रहा था, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, श्वासोच्छ्वास का मतलब श्वसन को अंदर, सॉरी, गैसों को अंदर लेना और गैसों को छोड़ना। इसमें जो श्वासोच्छ्वास होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, और दूसरा निः श्वसन। क्या होता है, निः श्वसन। क्या होता है, निः श्वसन। अब ध्यान दीजिए, अंतः श्वसन और निः श्वसन होता क्या है, तो क्या हो, वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं अंतः श्वसन। वायु को अंदर लेने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अंतः श्वसन। अब जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो हमारा ये जो वक्ष गुहा है वो थोड़ी, सांस लीजिए, ऊपर चढ़ रही है, फिर छोड़ेंगे तो नीचे आ जाती है। हमारा फेफड़ा फूलता है, किसकी वजह से, तो गैस अंदर जाती है, फेफड़ा फूल जाता है, डायफ्राम नीचे चला जाता है। यानी क्या होगा, इसमें वक्ष गुहा फूलती है, वक्ष गुहा गुहा फूलती है। उसके बाद फेफड़ों में हवा भरेगी, फेफड़ों में हवा भरती है, हवा भरती है, डायाफ्राम नीचे जाता है, डायाफ्राम नीचे जाते हैं, नीचे जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़े, गैसों को अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंतः श्वसन, लेकिन गैस को छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निः श्वसन। इसमें क्या होगा, तो वक्ष गुहा अपने स्थान पे आएगी, वक्ष गुहा प्रीवियस हो जाएगी, यानी अपने स्थान पे आ जाएगी। फेफड़ों में से हवा खाली हो जाएगा, यानी फेफड़े क्या हो जाएंगे, तो फेफड़े क्या हो जाएंगे, अपने स्थान पे आ जाएंगे। और डायाफ्राम क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा, यानी डायाफ्राम कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, तो अंतः श्वसन और निः श्वसन। इसमें थोड़ी सी चीजें समझने लायक है, देखिए उसको क्या कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में 78% होती है, तो हम लेते भी उतना ही होंगे। ऑक्सीजन लेते हैं 21%, और मान लेते हैं कि हम CO2 को ले लिए कितना, तो जो भी है 0.03%। ठीक है, ये हम लेते हैं, क्या करते हैं, ये हम
लेते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन का हमारे शरीर में कोई काम नहीं, यानी नाइट्रोजन जैसे गई वैसे ही आ जाती है। लेकिन ऑक्सीजन जो होती है वो क्या हो जाती है, तो 16% बाहर आ जाती है और 5% का क्या होता है, तो प्रयोग किया जाता है, यानी 16% ऑक्सीजन आपकी क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। और जो आपकी ये है CO2, ये 4% वहां से क्या आती है, बाहर आती है, यानी ये घट जाती है और ये क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। आपको पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन अंदर जाती है। आप ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन गई 21% है, लेकिन पूरा का पूरा प्रयोग नहीं होता है, जितना काम होता है उतना ले लिया जाता है और बाकी क्या हो जाती है, तो बाहर आ जाती है। तो श्वासोच्छ्वास हम किसको कहते हैं, तो ऑक्सीजन को अंदर लेने और छोड़ने की सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, वायु को अंदर लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। और श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, अंतः श्वसन अंदर लेने की प्रक्रिया, निःश्वसन मैंने छोड़ने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है, तो नाइट्रोजन 78% होता है, उतना ही वापस आ जाता है, जितना गया उतना वापस आ गया। ऑक्सीजन 21% जाती है, बट आती कितनी है, 16%। CO2 0.03% जाती है, लेकिन आती कितनी है, 4%। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये श्वसन या मानव श्वसन तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही करके हम वीडियोज को या चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, और आज के लिए बस इतना ही रखूंगा। जय हिंद।